जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 संविधान निर्माण चैप्टर का नाम है। इसमें देखेंगे कैसे हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ और किन किन देशों से कुछ कुछ प्रावधान को लिया गया, क्या दिक्कतें आई थी संविधान को बनाने के समय। देखते हैं क्या है इसमें। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसे किसी देश के नागरिक स्वाभाविक रूप से मानते हैं, सम्मान करते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होता है। क्या बोला? संविधान सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊंचा कानून है, जिससे क्या होता है, किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच भी संबंध तय होता है। किसके द्वारा? तो संविधान के द्वारा। आगे देखते हैं। किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों पर चलता है उस सिद्धांतों या नियमों के संग्रह को संविधान कहते हैं। यह भी एक परिभाषा था, यह भी एक परिभाषा है संविधान की। दूसरा परिभाषा हम क्या देखे हैं कि किसी देश का शासन जिन नियमों एवं सिद्धांतों पर चलता है। कोई भी देश का शासन किसके आधार पर बोला है? जिन नियमों और सिद्धांतों पर चलता है, उसी नियम एवं सिद्धांतों के संग्रह को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका का कहानी दिया है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जाकर के दक्षिण अफ्रीका, वहीं की कहानी है यहीं पे। यही दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ भी भेदभाव हुआ था, तो वहाँ लोकतंत्र में क्या सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था लोगों को, इनके बारे में बताया। देखते हैं। 17वीं 18वीं सदी में व्यापार करने आई व्यापारिक कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई व्यापारिक कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से अपना गुलाम बनाया जैसे भारत को जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, यूरोपियों ने, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका को भी उन्होंने गुलाम बनाया था। अब देखिए क्या कह रहा है, पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए। भारत में तो बहुत कम बसे थे, बहुत ही कम, लेकिन क्या बोला, भारत से उलट दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। वहाँ का जो शासन था, जो नियम धर्म था, उसको ये चेंज करने लगा। वही बोला जा रहा है कि वहाँ के स्थानीय शासन को क्या किया? अपने हाथों में ले लिया। रंग भेद की राजनीति ने लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। अच्छा, जब उन्होंने अपने यहाँ पे अपना शासन अपने हाथ में ले लिया, तब क्या कह रहा है कि रंग भेद की राजनीति करने लगा। और इस रंग भेद की राजनीति ने लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। चमड़ी के रंग कहने का मतलब है, यहाँ देख लीजिए यहीं पे दिए हुआ है, चमड़ी का रंग के आधार पर कैसे बांटा था। जैसे काला लोग को कहते थे अश्वेत, और श्वेत जो थे वह थे अंग्रेज, और कुछ मिश्रित लोग थे, रंगीन चमड़ी के लोग कहलाते थे। और यही दोनों को कम अधिकार था, एक काला लोगों को और कुछ रंगीन चमड़ी वालों को कम अधिकार था। सारा अधिकार अपने राज करता था बना करके अंग्रेज खुद। यहाँ पर गोरों के अलावा, इसकी कहानी है देख लीजिए, यहाँ पर गोरों के अलावा सभी को छोटा और नीचा माना जाता था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में गोरों के अलावा सभी को छोटा और नीचा माना जाता था। इन्हें वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे उन्हें वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। उन्हें गोरों के बस्तियों में जाने से पहले इजाज़त नहीं थी। गोरों के बस्तियों में बसने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ पे गोरे लोग रहते थे, अंग्रेज रहते थे, वहाँ पे भारतीय लोग नहीं रह सकते, तो उसको रहने और बसने की इजाज़त नहीं थी। और क्या कहता है कि परमिट होने पर ही वहाँ जाकर काम कर सकते थे। क्या चाहिए? अगर यदि गोरे का बस्ती में कोई काला या रंगीन चमड़ी वाले लोग जाएंगे तो जाने से पहले उसके पास क्या होना चाहिए? परमिट होगा, तभी वो जाके वहाँ पे काम कर सकता है। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर ETC सभी जगहों में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग सी इंतज़ाम था। हर जगह अलग अलग इंतज़ाम था। अगर यदि बस है तो बस में, ट्रेन में जैसे अपर क्लास डब्बा सिर्फ गोरों का अलग होगा, काला लोग अलग डब्बा में जाएगा। बस में भी गोरों का बैठने के लिए आगे का सीट होगा, पीछे रिजर्व होगा। टैक्सी, होटल में भी जाएगा तो इसको सब सुविधा मिलेगा, काला लोगों को उतना सुविधा नहीं मिलेगा। ये सब भेदभाव यहाँ पे था। अब देखिए 1950 में ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने एकजुट होकर रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया या करना शुरू कर दिया। कब? 1950 से ही। कौन कौन किए हैं? तो बोला जा रहा है अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग
वहाँ अफ्रीका के अश्वेत लोग और कुछ रंगीन चमड़ी वाले लोग और भारतीय मूल के लोग। एक बात जानिएगा, हम लोग भारतवासी भी रंगीन चमड़ी के कहलाते हैं। लोगों ने एकजुट होकर रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन अनेक देशों ने भी रंगभेद की इस नीति का निंदा किया, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाया। अफ्रीका के लोगों ने आवाज़ उठाया, उसके साथ इसका समर्थन और भी दुनिया के देशों ने किया कि ये यूरोपीय शक्तियों को अफ्रीका के में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए था। देखिए, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों रंगीन और अश्वेत चमड़ी वाले लोगों की हत्या व दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। जब लोगों ने आवाज़ उठाया, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने, कुछ भारतीय लोगों ने मिलकर के अपने हक के लिए आवाज़ उठाया, तो क्या बोला, अंग्रेज़ों ने लोगों की हत्या किया और उसका दमन किया, मतलब उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, बहुत लोगों को हत्या भी किया और अपना शासन जारी रखा। फिर भी जनता नहीं माना, वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो नहीं माने। अंत में हारकर गोरे शासक ने रंग भेद वाला कानून को वापस लिया, राजनीतिक दलों, मीडिया पर लगा प्रतिबंध को हटाया। अंग्रेज़ों ने जो रंग भेद वाला कानून था उसको वापस लिया और राजनीतिक दलों से तथा मीडिया पर से प्रतिबंध जो लगा के रखा था उसको हटाया। 28 वर्षों से जेल में कैद नेल्सन मंडेला, 28 वर्षों से जेल में कैद थे कौन, नेल्सन मंडेला को आज़ाद किया गया। आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में भी गणतंत्रात्मक प्रजातंत्र का एक नया झंडा लहराया और एक नया लोकतंत्र देश बना। प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पे बने, आप मेरी बातों को सुनिएगा, लिखावट नहीं समझ में आएगी तो बात से समझ में आ जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला बने और उन्होंने अपने भाषण में अपने समाज से आग्रह किया कि गोरों के प्रति बदले की भावना मन में न रखनी है आदि बहुत सारे अपने भाषण में बातों को कहे थे। पीछे चीज़ को भूल जाया जाए, एक अच्छा देश का भविष्य बनेगा, शुरुआत किया जाए, ये सब बातों से अपना लोगों को संबोधित किए थे, गाँव अपने देश का, गाँव का नहीं। संविधान अनेक काम करता है जिसमें से ये प्रमुख है। संविधान के ही बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ये तो दक्षिण अफ्रीका में कैसे लोग आज़ादी पाए उसके बारे में पढ़े। क्या बोला, संविधान अनेक काम करता है जिसमें से ये काम प्रमुख है। पहला क्या बोला, साथ रह रहे विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। संविधान एक साथ रह रहे विभिन्न लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा क्या बताया है, यह स्पष्ट करता है कि भारत की सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। कौन स्पष्ट करता है, संविधान बोल रहा है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसला लेने का अधिकार होगा। तीसरा, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, प्लस हमें बताता है कि नागरिकों को क्या अधिकार है। ये संविधान ही करता है। बहुत अच्छा बात कहा है कि सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, सरकार की सीमा क्या है उसको तय करता है, और उसके बाद हमें भी बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। यह बात को बताता है कौन, हमारा संविधान। चौथा, यह अच्छे समाज का गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। कौन चीज़, ये संविधान अच्छे समाज की गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है हमारा संविधान। आइए देखते हैं, जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। बड़ा अच्छा बात कहा है, लेकिन घुमा क्या है समझिएगा कि जिन देशों में संविधान है वह सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो यह जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी नहीं है कि जो देश में संविधान बना है सब लोकतांत्रिक शासन ही सब में हो। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का शासन हो, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। यह बात जरूरी नहीं है, लेकिन क्या बोला है कि जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। किससे बोल रहा है, ब्रिटेन, अंग्रेज़ों से। आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिका के लोग ने अपना संविधान का निर्माण किया, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दिया। पहला क्या बोला, अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो अपना संविधान बनाया, और फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दिया। उसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक संविधान हो। इन दोनों देश को अपनाने के बाद यह बोला गया कि चलन हो गया, कि नियम हो गया एक तरह से, हर लोकतांत्रिक देश के पास क्या अपना एक संविधान हो। आइए देखते हैं आगे क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण। हालांकि ये जो घटना है हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 7 या 8 क्लास वाला ही कहानी में हम लोग पढ़ चुके थे, फिर भी क्विकली देख लेते हैं।
क्या बोला गया 1922 में गांधी जी बोले भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होगा। ये नया जोड़ा है। 1922 ईस्वी में कौन बोले थे? गांधी जी हमारे बोले थे कि भारतीय संविधान जो होगा कैसा होगा, तो भारतीय लोगों के इच्छानुसार ही होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा का गठन की मांग किया। कब? 1924 में। किसने? मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन का मांग किया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेसी नेता ने मिलकर संविधान लिखे, मतलब एक अपना संविधान बनाए थे 1928 में, अंग्रेज उसको मान्यता नहीं दिए थे। 1931 में कराची अधिवेशन में संविधान का रूपरेखा तैयार किया गया। कब? 1931 में। अच्छा टॉपिक है ये। 1931 के कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ पे संविधान का रूपरेखा तैयार किया गया। 1928 से 31 के बीच कुछ काम किया गया। क्या किया गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इन सब बातों पे चर्चा हुआ है, संविधान में जोड़ा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सभी लोग जो वयस्क हो, चाहे अमीर हो गरीब हो किसी भी जाति को हो, उसको वोट का अधिकार मिलेगा। यही है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात की गई। कब? 1928 से 31 के बीच। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था। जो अंग्रेज शासन था हमारे देश में, अंग्रेजी हुकूमत के अंदर हम लोग आते थे, तो बहुत कम लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मुख्य रूप से कुछ वोट देने का अधिकार था, फिर भी उसको पूरा अधिकार नहीं था। गुलामी का मतलब ये क्या होता है? ये देखते हैं संविधान सभा। हमारी संविधान सभा ने क्या सब काम किया था, इसके बारे में देखते हैं। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। जिस जनप्रतिनिधियों को चुना गया, किस चीज़ के लिए? तो संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने के लिए जिन लोगों को चुना गया उनकी सभा को ही क्या कहा गया? संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। भारतीय संविधान सभा के लिए कब हुआ? जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 19 दिसंबर 1946। यहाँ फैक्ट है, देखिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव होता है कब? जुलाई 1946 में, और पहली बैठक होती है संविधान सभा की दिसंबर 1946 में। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ में कम से कम 10 लाख प्लस लोग मारे जा चुके थे। जब विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को। देश आज़ादी से एक दिन पहले हमारा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए संविधान के बारे में हम क्या पढ़े हैं कि संविधान का जो है ये, हाँ, संविधान सभा का गठन हुआ था कब? जुलाई 1946 में, और पहली बैठक दिसंबर 1946 में। 10 लोग मारे गए। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। हमारा संविधान बन के पूरा हो जाता है कब? 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या रहता है? ये 1929 के आसपास ही जो हम लोग लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तभी से एक दिन डिसाइड होता है कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तभी से मनाते आते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 महीना का गैप लेके 26 जनवरी को हमारा संविधान को लागू किया जाता है। संविधान फाइनली बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान को लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ण, धर्म और देशों के लोग थे। देखिए क्या कहता है? सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह थे, सभी जाति के लोग थे, सभी वर्ण, धर्म और देशों के लोग थे। देशों के लोग कहने का अर्थ यहाँ पे है कि हर देश का आदमी नहीं था, लेकिन ब्रिटेन के भी कुछ लोगों के देखरेख में बना था। संविधान में बहुत सारे देशों के कुछ प्रावधान को हमारे संविधान में लिया गया, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। क्या बोला? कि संविधान सभा का जो काम था काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था, कि सबका सहमति बना हो। काम काफ़ी व्यवस्थित, लिखित, सब कुछ का लिखित जुखित था और सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास पर आधारित था। आगे देखिए इसका बात है। प्रारूप की प्रत्योग धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। मतलब कोई बात बोले, ये बात को पेश किया जाए, ये बात को जोड़ा जाए, मतलब मौलिक अधिकार को जोड़ा जाए। मौलिक अधिकार में क्या क्या अधिकार दिया जाएगा, उसमें से मान लीजिए 10 ठो अधिकार के बारे में बोला, ये 10 अधिकार देना चाहिए, बोला नहीं इसमें से ये 4 गलत है, 6 ही पास होगा। कुछ इस तरह से बोला गया कि 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ की हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाल कर रखा गया।
क्या बोला, सभा में जो भी प्रस्ताव पर बात हुआ, जो भी शब्द बोले गए, जो भी बात बोले गए, सबको रिकॉर्ड किया गया और संभाल कर रखा गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। उस समय जो बातचीत हुआ था उसको संभाल करके रखा गया था, उसको फिर बाद में क्या किया गया बोला जाता है, प्रकाशित किया जा रहा गया। किस नाम से प्रकाशित किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से इसको 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। अब देखिए, सपने और वादे, कुछ कुछ किताब का टॉपिक है, उससे रिलेटेड ही हम बहुत अच्छा से समझाने का प्रयास किए हैं। गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों का अनुयायी था। क्या बोला, गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन अनेक सदस्य जो थे संविधान सभा में बनाने वाले, उनके विचारों का अनुयायी था, उनके विचारों को मानने वाले थे। गांधी जी, अंबेडकर जी जैसे नेता ने भेदभाव मुक्त, समानता, भाईचारा, एकता में एक भारत का सपना देखे हैं। गांधी जी भी अपना विचार दिए हैं संविधान को लेकर, अंबेडकर जी भी दिए हैं। कहीं मिला जुला के इनका बात यही रहता है कि भेदभाव से मुक्त हो लोग, समानता हो, सब में भाईचारा हो, सब में एकता हो, इन सब बातों पर जोर दिए हैं। यहाँ पे नेहरू जी ने बोला है कि घड़ियाँ जब मध्य रात्रि का घंटा बजाएगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आज़ाद होगा। ये कौन बोले, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहले प्रधानमंत्री जी ने। आइए देखते हैं। संविधान अपने बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरुआत करता है। संविधान का जो शुरुआत होता है, बोला जा रहा है अपने बुनियादी मूल्यों की। हम आगे पूरे संविधान में किन किन बातों पर चर्चा किए हैं इसके इस छोटा सा क्विक में ही बताने का प्रयास करता है। बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ शुरुआत करता है। इन्हें संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। यही जो प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, हम भारत को, यहीं से बोला जाता है। लगभग हर एक देश का संविधान उद्देशिका से ही अपने संविधान की शुरुआत करता है। क्विकली हम प्रस्तावना को पढ़ के कुछ हमको आइडिया लग जाता है कि हमारा संविधान किस दिशा में बात करता है, क्या इसकी विचारधारा है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। आइए देखते हैं। अमेरिका की संविधान से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया, अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। अपने संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से करते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से लिए हैं, तो बोला जा रहा है अमेरिका की संविधान से लिया है। और लगभग सभी देश अपने संविधान का शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्रस्तावना में ही भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। प्रस्तावना में ही, हमारे भारत की प्रस्तावना में ही क्या बोला जा रहा है, भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। यह बात बोले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भी बोले हैं इस बात को। आइए देखते हैं। प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, देखिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन विक्रम संवत जो देखते हैं, जिसको हम लोग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी बोलते हैं, उसके हिसाब से 2006 में भारतीय संविधान बना था। अच्छा, ये विक्रम संवत और अंग्रेजी कैलेंडर में 57 साल का लगभग गैप रहता है। 57 साल ये आगे चलता है अंग्रेजी कैलेंडर से। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या सब है, देखिए पहले क्या दिया है, संप्रभुता। हमारा संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है। हमारा संविधान क्या बोल रहा है, लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित है, लोगों को प्रिय है हमारा संविधान। यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। हमारा संविधान के बारे में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति किसको दिया गया है, तो जनता को ही प्रदान किया गया। आइए देखते हैं अगला शब्द क्या कह रहा है कि लोकतांत्रिक और गणराज्य का मतलब क्या होता है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में कुछ कुछ शब्द है, उन्हीं शब्दों के बारे में बताया गया है। जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे प्रस्तावना में, इसका मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक कहने का मतलब है सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। अच्छा, लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित होता है। क्या बोला, ये लोकतांत्रिक है और ये गणराज्य है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, जनता के लिए तथा जनता द्वारा स्थापित सरकार होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ये नारा दिए हैं, ठीक है, इसी का मतलब होता है लोकतांत्रिक। और गणराज्य का मतलब क्या होता है जानिए, शासनाध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। शासनाध्यक्ष क्या बोला, वंशानुगत न होकर, कोई अगर यदि प्रधानमंत्री तो उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा रूल हमारे यहाँ पे नहीं है। न होकर क्या बोला, जनता द्वारा
निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जो शासनाध्यक्ष होते हैं जनता के द्वारा चुना जाता है और निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। चलिए, यह शक्ति का समर्पण स्रोत गण अर्थात जनता में है। अच्छा, क्या बोला, यहाँ शक्ति का संपूर्ण स्रोत गण में है। गण कहने का मतलब है जनता, ये गण शब्द से ही बना है क्या, गणतंत्र। आइए आगे देखते हैं। समाजवादी राज्य कहने का क्या अर्थ है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज में आर्थिक, राजनीतिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना होता है। समाजवादी राज्य कहने का क्या मतलब है कि इसका उद्देश्य है संपूर्ण समाज में, पूरे समाज में आर्थिक, राजनीतिक और आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना है। आर्थिक दृष्टि से समानता स्थापित करना है। आर्थिक मतलब पैसों से रिलेटेड है, राजनीतिक मतलब कानून में सब समान हो, और आधिकारिक दृष्टि से सबको आधिकारिक दृष्टि से समानता स्थापित करना होता है। आगे देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे हमारा कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। कब बोला जा रहा है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत में, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, समाजवादी शब्द। ये जो समाजवादी शब्द है ये पहले से नहीं था, 1976 में जोड़ा गया ये संविधान समाजवादी शब्द को। आगे देखते हैं धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब क्या है। हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता दिया गया प्रस्तावना, उसका मतलब क्या है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म क्या है, समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। अलग अलग कोई धर्म को मानने वालों को प्रोत्साहन और किसी को प्रताड़ना नहीं दिया जाएगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग या इसमें से किसी एक के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। क्या बोला कि मौलिक अधिकार हमको यह अधिकार देता है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो राज्य है वह धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या इनमें से किसी भी आधार पर, किसी एक आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई छोटा जाति का है तो ये काम नहीं करेगा, बड़ा जाति है कहा ही ज़्यादा अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ों को खत्म करता है कौन, धर्मनिरपेक्षता शब्द। आगे देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। संसदीय शासन प्रणाली क्या है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होता है। संसदीय शासन प्रणाली में क्या बोला कि शासन की वास्तविक सत्ता किसमें, मंत्रिपरिषद में निहित होता है। किसमें, संसदीय शासन प्रणाली में शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होता है। मंत्रिपरिषद का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद का नियंत्रण व्यवस्थापिका द्वारा होता है। आइए देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली देख लिए। अब देख रहे हैं हम लोग संघीय शासन प्रणाली क्या है। तो संविधान शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न होकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित कर दी गई है। क्या बोला गया कि संविधान में जो शासन की शक्ति है एक स्थान पर केंद्रित न होकर केंद्र और राज्य के बीच उसको क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया है। सरकारों के बीच विभाजित कर दिया गया है। यदि केंद्र और राज्य सरकार के मध्य कोई अधिकार क्षेत्र को लेकर वाद विवाद होता है, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई तरह का झगड़ा हो गया, कोई वाद विवाद हो गया, कोई क्षेत्र को लेकर, नदी या जल उल को लेकर कोई भी तरह का विवाद हो जाता है, तो इसका न्याय करने का अधिकार न्यायपालिका को प्रदान किया गया है। इसका केंद्र और राज्य का झगड़ा को कौन छुड़ाएगा, न्यायपालिका छुड़ाएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है, तथापि लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी आत्मा एकात्मक है। भारतीय संविधान का बोला स्वरूप क्या है, संघात्मक है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसकी आत्मा क्या है, एकात्मक है। आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में क्या बोला कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। आगे देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो जजेस है, न्यायकर्ती, उसकी स्वतंत्रता के बारे में क्या बोला गया है। भारतीय संविधान सारे देश के लिए अपने देश के अंदर की बात कर रहा है, के लिए न्याय प्रशासन की एक व्यवस्था करता है। पूरे देश के अंदर न्याय प्रशासन सबको अपने ही एक ही कानून के आधार पर सबको न्याय दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, समझ जाएंगे। जिसके शिखर पर उच्चतम न्यायालय है। न्याय के सबसे ऊंचा कौन है, न्याय करने वाला, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। इसके निर्णय देश के समस्त न्यायालयों, व्यक्तियों, संस्था है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय की बात कर रहा है। इसका निर्णय समस्त न्यायालय, व्यक्ति, संस्थाओं एवं सरकारों के ऊपर बाध्यकारी होंगे।
सुप्रीम कोर्ट अगर यदि अपने निचली न्यायालय, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी कोई फैसला सुनाएगा तो उसको मानना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति उसके बात को मानेगा, हर एक संस्थाएं मानेगी, और सरकारों के ऊपर भी उसका फैसला बाध्यकारी होता है। जनता को सामान्य न्याय देने के लिए न्यायपालिका का कार्यकारिणी के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है। क्या बोला? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आधारशिला है, नींव है। आइए देखते हैं मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य जो हमारे संविधान ने हमको दिया उसके बारे में है। मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की प्रेरणा हमें अमेरिकी संविधान से मिली है। मूल कर्तव्य को जो हमने अपने संविधान में शामिल किया है, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली है? तो अमेरिकी संविधान से मिला है। आगे देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेताओं की सबसे बुनियादी मांग यह थी कि लोगों को स्वतंत्रता, समानता आदि के कुछ मूलभूत अधिकार मिले, प्लस संविधान राज्य द्वारा ऐसी निधि बनाए जाने का निषेध करता है जिसके नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता हो। क्या बोला? कि हर एक नागरिक को क्या मिलना चाहिए? मूल अधिकार मिलना चाहिए। मूल अधिकार दिया, लेकिन अगर यदि आगे चल के राज्य कोई ऐसा कानून बनाएगा जो व्यक्ति के मूल अधिकार को प्रभावित करता है तो वह कानून निषेध माना जाएगा, वह कानून लागू नहीं होगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं। शुरू में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। 86वां संविधान संशोधन। अच्छा, यहाँ से संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था, इसको हटा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संपत्ति का मौलिक अधिकार को हमारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है। इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया गया है या करना है। इसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया गया। हमारा अंतिम पेज है, ये देख लेते हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर था ये। वयस्क एवं सार्वजनिक मताधिकार के बारे में, वोटिंग का अधिकार के बारे में। सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित वयस्कता की उम्र सीमा पूरी की है उसे मताधिकार प्राप्त है। क्या बोला? सभी भारतीय नागरिक। उसको यहाँ पे जाति मायने नहीं, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखेगा, लेकिन सिर्फ क्या बोला कि सभी भारतीय नागरिक जिन्होंने भारतीय संसद द्वारा निर्धारित वयस्कता की उम्र सीमा पूरी की है उसे मताधिकार प्राप्त है। हाँ, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आदमी पागल ना हो, देश विरोधी ना हो, तब उसको वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाता है। मताधिकार की उम्र सीमा पहले 21 वर्ष थी, परंतु 1989 में 66वां संविधान संशोधन से उसे घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। हमारे यहाँ वोट देने का पहला अधिकार कितना था? पहले 21 वर्ष था। 21 वर्ष के बाद कहीं आदमी वोट दे सकता है, लेकिन क्या बोला कि 1989 में एक संविधान संशोधन किया गया, 66वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत वोट देने का उम्र 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। आइए देखते हैं हम लोग एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारत का कोई भी निवासी, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी भाषा अथवा क्षेत्र से संबंध रखता हो, वह सिर्फ भारत का नागरिक है। वह सिर्फ भारत का नागरिक है। इसीलिए हम कहते हैं भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। अमेरिका में लोग राज्य का भी नागरिक है, अपने देश का भी नागरिक है। ब्रिटेन से लिया गया है ये चीज़। हमारे भारत में एकल नागरिकता है, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। बिहार के हैं तो बिहार के नागरिक नहीं, राजस्थान के राजस्थानी नहीं हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। यही है एकल नागरिकता। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी की लिपि देवनागरी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। देवनागरी, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका विरोध हुआ था, हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, इसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। देवनागरी क्या होता है दोस्तों? देखिएगा, ये बाएं तरफ से जो दाहिने लिखते हुए जाते हैं, यही हमारा देवनागरी लिपि है। आगे देखते हैं संविधान संशोधन, अंतिम टॉपिक है, इसके बाद खत्म कहानी। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावना के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रखना चाहिए। क्या बोला कि भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि संविधान को कैसे चलना चाहिए? तो लोगों की भावना के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलाव से दूर नहीं रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का
प्रावधान भी रखा कि कोई भी चीज़ बदलना है तो इसका भी प्रावधान संविधान में है। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। अगर यदि कोई भी चीज़ बदले बीच में, 66वां संविधान संशोधन, ये सब देखें ना, 42वां संविधान संशोधन, ये सब संविधान में हमको अधिकार दिया है कि कोई चीज़ अगर इस समय के साथ बदलता है तो उसको बदलाव किया जाएगा। आगे अंतिम है, संविधान हमारे लोगों की सोच, मनोभाव और प्रगतिशीलता की अभिव्यक्ति है। क्या बोला? संविधान हमारे लोगों की सोच, मनोभाव और प्रगतिशीलता की अभिव्यक्ति है, आज़ादी है, राष्ट्र की एकता और अखंडता तथा मानव का सर्वांगीण विकास इसकी परिवर्तनशीलता का प्रेरक है। ये दोस्तों ये खत्म हो गया। आगे देखेंगे हम लोग अब चैप्टर 4। थैंक यू।